रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। इस बार बिहार पुलिस वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्ज़ाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बापू को भरोसा रखने के लिए बोलिए, और इस बार आप लोग मेहनत कर कर बापू को बिहार पुलिस का वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट उन्हें ही मारिए। तो दोस्तों, आप लोग का मेहनत जारी होगा। और मेरा थोड़ा वीडियो बहुत दिन से आ नहीं रहा था, कुछ कारण प्रॉब्लम था दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों के लिए आज जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यूनिकेट यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए है एजेंडा 21, ऑप्शन बी है एजेंडा 22, ऑप्शन सी है एजेंडा एजेंडा 19 और ऑप्शन डी है एजेंडा 39। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। और इससे पहले भी मैंने बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें हिंदी का भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और जीके जीएस का भी मिल जाएगा। और एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों आप लोगों का आ चुका है, तो आप लोग को अब आसकत करना नहीं है, नहीं तो आप लोग अब पीछे छूट जाइएगा और सभी लड़के जो मेहनत कर रहे हैं आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अगर वर्दी लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया एजेंडा 21 दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वर्ष 1992 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ था कि जो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो है वहाँ पर एजेंडा 21 पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सम्मेलन में 182 देश के 20,000 से अधिक प्रतिनिधित्व ने भाग किया था। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इतिहास में विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन इसे माना जाता है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल फसल किस विकल्प में दी गई है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जून जुलाई में काटी जाती है और सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। तो पहले इसका तो आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका आंसर क्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है कि धान और कपास को जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये धान और कपास से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, धान तथा कपास वर्ष काल की फसल है जो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, खरीफ फसल के बारे में अगर पूछ ले तो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं रबी फसल के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल मई में इसे काट लिया जाता है। इसका भी मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सभी रबी फसल के उदाहरण है। आप लोगों को ध्यान रखना है। दो फसल दोस्तों, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल, ये दोनों एग्जाम में पूछता है। आप लोगों को ध्यान रखना। और कभी कभी एक जायद फसल के बारे में भी पूछ लेता है, तो इसे मार्च के महीने में बोया जाता है तथा जून के महीने में इसे काट लिया जाता है। आप लोगों को जायद फसल के बारे में भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में शामिल है? दोस्तों, अभी जो है अनुच्छेद 7 में बांटा गया, चार संघ और राज्य की जो शक्तियां हैं उसका विभाजन किया गया है। राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची में बांटा गया। उसी में पूछ रहा है कि राज्य सूची में जो चार ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है पुलिस और ऑप्शन डी है वन। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुलिस जो आता है दोस्तों, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ध्यान रखना, जिस पर राज्य सरकार अपना कानून बनाए उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है, जिस पर संघ सरकार कानून बनाए उसे संघ सूची में रखा जाता है, और जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकता है उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। और एक अवशिष्ट सूची जो अभी वर्तमान में, जैसे साइबर हो गया, अंतरिक्ष शटल, ये सब जो हो गया अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ देख लीजिए कि राज्य सूची में पुलिस आ जाएगा, बाकी जो बैंकिंग है, रक्षा है और वन है ये संघ सूची के अंतर्गत आएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है?
ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है, तो शाहजहां से संबंधित है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, जामा मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान लेके चलना है अपने मन में। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। यहाँ क्वेश्चन फंसाता है दोस्तों। ठीक है, मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां, ठीक है, और दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब। आप लोगों को ध्यान रखना। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम दिलराम बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया गया था, जिसे ताजमहल का फुहड़ कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0 से 14, ऑप्शन बी है 1 से 7, ऑप्शन सी है 0 से 10 और ऑप्शन डी है 1 से 10। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है, 0 से लेके 14 तक को हम लोग पीएच स्केल का रेंज कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी में क्वेश्चन आता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आप लोगों को ध्यान रखना। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था दोस्तों, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियां का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। भारत मतलब क्या है दोस्तों, यूनियन है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन किया गया है। ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। ठीक है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है अरुण जेटली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कि पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है, तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है। मनमोहन सिंह द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है, तो मनमोहन सिंह, ध्यान रखना है। और अरुण जेटली के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अंधेर से उज्ज्वला की ओर। ठीक है, अंधेर से उज्ज्वला की ओर लिखना है। और जहां सुषमा स्वराज की बात ऑप्शन में आप लोग का आया, तो इनके बारे में अगर आप लोगों से पूछ ले तो पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है सुषमा स्वराज। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। और एक अच्छा करंट अफेयर, एक ये जो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आया था, तो इसमें पुराना वाला करंट अफेयर है 18 वाला। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डॉल्फिन शिशुमार और व्हेल मछलियां को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एम्फीबियन, ऑप्शन बी है सेटासीन, ऑप्शन सी है स्मैक और ऑप्शन डी है ओडोटीसिटस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, सेटासीन। ठीक है दोस्तों, डॉल्फिन शिशुमार और व्हेल मछलियाँ सेटासीन को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी प्राणी कौन सा है दोस्तों, वो ब्लू व्हेल है। आप लोगों को ध्यान रखना है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया जा चुका है। आप लोगों को ध्यान रखना। वैसा जीव जो जल तथा स्थल दोनों पर रहता है उसे उभयचर प्राणी में रखा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मछलियों में कितने हृदय होते हैं दोस्तों, इसमें 2 कोष्ठ होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, लंग फिक्स को मछलियां एवं उभयचर के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को फोकस करते चलना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है, कि भारत विभाजन के समय बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल थे दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन थे। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है, घोषणा किया गया था बोल सकते हैं, क्या है कि बंगाल विभाजन तो रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। बंगाल विभाजन के कारण बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसी समय बंगाल में वंदे मातरम के नारे लगाए गए थे। आप लोगों को ये सभी बात जितने हैं ध्यान रखना। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी पूछ लेगा आप लोगों से, तो 16 अक्टूबर आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को लॉर्ड कर्जन की तुलना में औरंगजेब से की गई थी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है वैशाली, और ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पाटलिपुत्र। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये पाटलिपुत्रा थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? इनके गुरु का नाम चाणक्य था, कौटिल्य था, विष्णुगुप्त, तीनों उन्हीं का नाम है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों उन्हीं का नाम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल का अवशेष वर्तमान पटना के कुम्हड़ार क्षेत्र में देखा जाता है। अब बिहार पुलिस पढ़ रहा है तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये उड़ीसा है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा को कोरापुट और कालाहांडी जिला भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। झारखंड का पलामू, दुमका, रांची और लोहरदगा प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। बॉक्साइट का उपयोग चमड़ा की रंगाई में तथा नमक साफ करने में होता है, ठीक है। और बॉक्साइट में मौजूद लोहांश के आधार पर बॉक्साइट का रंग लाल, सफ़ेद या गुलाबी होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलारीपट्टू किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कला है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कलारीपट्टू जो है मार्शल आर्ट है, ये केरल का, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोगों को कर्नाटक में नवरात्रि त्यौहार के दौरान हुलीबेस नृत्य पुरुषों का प्रस्तुत किया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तमिलनाडु तथा केरल में कुंभी नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल की प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए है मिश्रित, ऑप्शन बी है जटिल, ऑप्शन सी है अंतर, और ऑप्शन डी है साधारण। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मिश्रित। एक ही भूमि पर एक साथ दो फसल उगाना क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रित फसल के अंतर्गत रखा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत में कृषि प्रधानता है, ये तो क्लियर है, आप लोगों को पहले से भी जानते होंगे। यहाँ लगभग 55%, ठीक है दोस्तों, यहाँ लगभग 55% जो है आबादी क्या है, कृषि से जुड़ी हुई है। आप लोगों को ध्यान रखना है। कृषि की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी? स्थानांतरित कृषि, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना। अरे एक क्वेश्चन और दोस्तों, उत्तर पूर्व राज्य में कौन सी कृषि की जाती है? यानी कि हम लोग तरफ स्थानांतरित बोला जाता है, उधर झूम की कृषि बोली जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना। और पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? कुमारी कृषि भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, आधुनिक जैव कृषि का जनक किसे अल्बर्ट हर्बर्ट को कहा जाता है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही बनने में खाली जगह है बैक्टीरिया सहायक होता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड होता है, या लैक्टोबैसिलस
एसिडोफाइलस होता है, ऑप्शन सी है बेसिलस बेसिलस के कोलुगेल्स होता है, या बाइफिलोडोबैक्टीरियस बीफिल्डम होता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है लैक्टोबैसिलस। सीधा ऑप्शन में तो इतना बड़ा दे दिया है, मगर आप लोगों को सीधा ध्यान रखना, दही बनने के लिए, दूध से दही बनने में किसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस का किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे एंटोजिन वैन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। तंबाकू में सुगंध तथा नशा उत्पन्न होता है जो निकोटीन के कारण होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तंबाकू का कोई भी चर्चा करे तो सीधा उसमें निकोटीन पाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना। मनुष्य के शरीर का लगभग 90% बीमारी जीवाणु के कारण होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी है 1996। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, 1998, ठीक है दोस्तों। इस कोष ध्यान रखना है कि 1998 में हुआ था। इस कोष की स्थापना 2 करोड़ रुपये के अंशदान से की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस कोष के अंशदान करने वाले को आयकर में 100% छूट दी गई थी, ठीक है। और इस कोष के गठन का उद्देश्य देश में खेलकूद को बढ़ावा देना था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ऑप्शन ए है रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन बी है समुद्री घोड़ा, ऑप्शन सी है व्हेल और ऑप्शन डी है कछुआ। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले भी मैंने ऊपर में बताया था दोस्तों कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर किया गया है, तो रिवर डॉल्फिन आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। मैं और बता देता हूँ इसके बारे में कि वर्ष 2007 में डॉल्फिन को जो है जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। वर्ष 2007 में डॉल्फिन वर्ष के रूप में मनाया गया था, ठीक है। 2007 में डॉल्फिन वर्ष के रूप में, और 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसीलिए डॉल्फिन डे अगर आप लोगों से पूछ रहे तो 5 अक्टूबर को एग्जाम में लगा कर आइएगा। आप लोगों को ये सभी बातें ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिए हम लोगों का परिवार बढ़ाने में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।